प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे द पॉइंट इन स्पेस। अंतरिक्ष में एक बिंदु और उसके कोऑर्डिनेट से संबंधित सारी जानकारियां आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले 3 डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे निरूपित करते हैं। जैसे आप 2 डायमेंशन में जानते हैं बच्चों, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ली जाती हैं, एक एक्स होता है एक y, इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव डायरेक्शन के लिए y डैश लेते हैं और इस तरफ x डैश, ये मूल बिंदु ओरिजिन O होता है। तो बच्चों हम इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते हुए 4 भागों में विभक्त करके चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसी के रूप में कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम आगे चलेंगे बच्चों, तो अब एक एक्सिस और बढ़ेगा इसमें। 3 डायमेंशनल स्पेस यानी कि वह जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हों। डायमेंशन जो बच्चों है अंतरिक्ष के लिए, वह कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स जब किसी भी वस्तु की स्थिति का, यानी वो कहां पर है, उसके बारे में हम जानकारी रखने के लिए कुछ अंकों के रूप में स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं कि कितने लेंथ पे है, कितने ब्रेथ पे है, कितने हाइट पे है। इस तरह से अगर 3 अलग अलग राशियों की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस क्षेत्र के किसी बिंदु की स्थिति का जो सिस्टम है उसे 3 डायमेंशनल कहेंगे। क्लियर बच्चों? जैसे अगर हम किसी से नाम पूछते हैं और सिर्फ वो नाम के रूप में अपना परिचय देता है, तो यह कथन एक प्रकार से 1 डायमेंशनल कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ एक यूनिक वस्तु की जरूरत पड़ रही है, जिसके तहत 3 डायमेंशनल इसी रूप में 3 इकाइयों से संबंधित है। और बच्चों एक्स वाई 2 परपेंडिकुलर लाइन पर एक लाइन तीसरा लेंगे जो कि जेड एक्सिस कहलाएगा। अब यह लाइन चूंकि बोर्ड पे आपको ऐसे प्रतीत नहीं किया जा सकता, वो दिखेगा नहीं, तो चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, इस प्रकार से या इधर, तो बच्चों ज्यादा सिंप्लीफाई रूप से ये आता है। यहां ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। यहां पे मूल पॉइंट है 0 0। तो अब किसी बिंदु P का निर्देशांक हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पर यह प्राप्त हुआ। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यह दूरी यदि एक्स हो, इसी प्रकार से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यह दूरी वाई हो, और इसी प्रकार से इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो यहां से कहीं न कहीं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बच्चों, और यह दूरी जेड हो, तो निश्चित रूप से इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट होगा पहले x कोऑर्डिनेट, इसके बाद y कोऑर्डिनेट और सबसे बाद में z कोऑर्डिनेट, x y z। फिगर से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। x दूरी पर यहां पे x एक्सिस के रूप में मिल रहा है, y दूरी पर y एक्सिस के रूप में मिल रहा है, और z दूरी पर परपेंडिकुलर z एक्सिस पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप यहां मूल बिंदु पर देखें तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा। यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो x पे कितनी दूरी आप चलें? 0, यानी नहीं चलें तो उसको आप 0 लिखेंगे। इसी तरह से y एक्सिस और इसी तरह से z एक्सिस। क्लियर हो बच्चों? तो मूल बिंदु के ये आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी ओरिजिन जो होगा उसका कोऑर्डिनेट्स अगर 1 डायमेंशनल होगा तो 0 होगा, 2 डायमेंशनल होगा तो 0, 0 लिखेंगे एक कोष्टक में, और 3 डायमेंशनल है तो 0, 0, 0 लिखेंगे। इस तरह से 4 डायमेंशनल में कितनी बार लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड, 4 बार। इसी तरह से 5 डायमेंशनल, और जब n डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे जिसे हम यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं, तो वहां जो होगा वो n बार आपको 0 0 प्रदर्शित करना होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस बिंदु P का निर्देशांक हो गया x y z। अब हम लोग चेक करेंगे जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, यह पूरे अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटेगा।
तो आइए देखते हैं। और इस प्रकार से ये सीधे ले लिया जाए तो ये अंतरिक्ष को, अब बच्चों थोड़ा सा फिगर को समझ लें। यह जो प्लेन ऐसे दिख रहा है तिरछा, ये ऐसे है, एक सीधे बोर्ड की तरफ प्लेन है, और एक जो है इस प्रकार से। तो बच्चों ऐसे, ऐसे और ऐसे, क्लियर हो गया होगा। तो निश्चित रूप से इधर x हो गया, इसी तरह से y हो गया। आप इस क्रम में आप यहाँ पे ले लेंगे तो z एक्सिस होगा। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो इसके जस्ट अपोजिट इधर जो आएंगे वो x के निगेटिव्स होंगे, इधर y के निगेटिव्स होंगे, और इस साइड में z के निगेटिव्स होंगे। तो उन्हें हम क्रमशः x डैश, इसी तरह से y डैश, और इसी प्रकार से z डैश से निरूपित करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, O से जब आप तीनों पॉजिटिव जाएंगे तो ये O, x, y, z होगा। तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव होगा, क्योंकि x के आगे की तरफ आप लिए हैं। इसी तरह से y भी पॉजिटिव होगा और z भी पॉजिटिव होगा। तो अब इनको हम देखते हैं कुल कितने प्रकार से सिचुएशंस बनेंगे। O x डैश y z इट इज निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होंगे। O x y डैश z प्लस माइनस प्लस, तीन हो गए बच्चों। इसी तरह से O x y z डैश ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। ध्यान से देखें बच्चों, जो डैश होगा वो निगेटिव हो जाएगा, बाकी जो दोनों होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। अब बात आती O x डैश y डैश z, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। O x डैश y z डैश निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। O x y डैश z डैश निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। और एक आ जाएगा O x डैश y डैश z डैश निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये जो कुल स्थितियां बन रही हैं आप उसको ध्यान से देख लें। एक बार सभी पॉजिटिव हो गए, एक सिस्टम हो गया, एक बार सभी निगेटिव हो गए, एक सिस्टम हो गया, तो कुल मिलकर दो सिस्टम हुए। अब तीन हैं तो एक निगेटिव हो, तो ये स्थितियां तीन प्रकार से बनेंगी, एक बार x, एक बार y, एक बार z। यानी एक निगेटिव है तो दो पॉजिटिव है, क्लियर। तो तीन स्थितियां ये हो गई, तो अब हो गई 5। इसके बाद जो है दो निगेटिव हो यानी एक पॉजिटिव हो, तो अभी तीन स्थितियां होंगी, एक बार x पॉजिटिव केवल रह जाए, एक बार y पॉजिटिव रह जाए, एक बार z। इस प्रकार से आपको कुल जो स्थितियां होंगी 5, 3, 8, क्लियर बच्चों। तो अब ये पूरे अंतरिक्ष को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। तो जैसे वहां पे आप 4 भागों में बांटे तो एक भाग को चतुर्थांश, चौथा हिस्सा कहें, इसी तरह से इसे 8वां हिस्सा कहा जाएगा, जिसे हम अष्टक कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो इस नाम से हम जानेंगे। तो जैसे किसी पॉइंट P का निर्देशांक अगर 3, -2 और 0 है बच्चों, तो यह किस अष्टक में होगा? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बच्चों, वहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नाम रख दिए थे, लेकिन यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यह अंतरिक्ष में है, 3 डायमेंशनल है, तो किधर से भी पहला हो सकता है, किधर से भी पहला हो सकता है, क्लियर। इसलिए हम इसको सिर्फ इसके अष्टक के नाम से जानेंगे। वह है, जैसे आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से O से स्टार्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है तो x के ऊपर डैश नहीं लिखा जाएगा, ये निगेटिव है तो डैश हो जाएगा, और यह 0 है तो यह पॉजिटिव होगा z। तो O x
वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड। ये देखिए बच्चों, इस अष्टक में होगा। क्लियर? तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और सबसे पहले किसी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे। सपोज करिए बच्चों, अंतरिक्ष में कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड आप निकाल लिए हैं या मान लिए हैं, और इसका मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 0। ठीक है बच्चों, यह जो रेखा है यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, एंगल्स फॉर्म करेगी। तो वह कोण मान लिया कि अल्फा है, बीटा है और इसी क्रम में गामा है। क्लियर? अल्फा, ध्यान दीजिएगा कि यहां सबसे पहले एक्स के सापेक्ष हम कोई भी कार्य देखेंगे, फिर वाई के सापेक्ष, फिर जेड के सापेक्ष। अब अल्फा बीटा गामा जो है वो है क्या एक्चुअली? अगर हम आपसे कहें कि एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई एक्सिस से बीटा कोण और जेड एक्सिस पे गामा कोण पर एक रेखा होगी, उस पर आप चलते जाइए तो आपको पी बिंदु मिल जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि इसी पे कहीं न कहीं पी मिलेगा। क्लियर? अर्थात अल्फा बीटा गामा जो हैं ये आपको क्या बता रहे हैं? दिशा बता रहे हैं। पी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए दिशा बताते हैं। जैसे आपको सिंपली कहा जाता है कि वह स्थान कहाँ है, तो आपको बताया जाता है कि आप ऐसे चले जाइए। तो क्या है? डायरेक्शन बताया जा रहा है, दिशा। तो इसलिए इस अल्फा बीटा गामा को हम नाम देंगे डायरेक्शन एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? डायरेक्शन एंगल, दिक् कोण। अब अल्फा बीटा गामा आपको डायरेक्शन एंगल मालूम हो गए, तो इनकी कॉस ले लिए जाएं, अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कोज्या ले लेते हैं। तो अब ये चूंकि डायरेक्शन एंगल थे उसके कोसाइंस हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् कोज्या। क्लियर? इन्हें हम यल, यम, यन से निरूपित करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को यल, यम, यन से निरूपित करते हैं। अब ये यल, यम, यन अगर हम सिंपली रूप में इसके अनुपात देखें तो कोई न कोई अनुपात होगा, और उन्हें हम ए, बी, सी से निरूपित करेंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियो हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। क्लियर हो गया बच्चों? तो निश्चित रूप से यहां पे अगर यह दूरी r हो जाए, माना O से P तक की दूरी क्या है? r है, तो आप यहां समझ सकते हैं बच्चों कि यह जो दूरी होगी वह x होगी, तभी तो इसका x कोऑर्डिनेट x आया है। तो x बटे r इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? इस त्रिभुज में ये 90 है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। तो यहाँ थीटा का मान अल्फा है, जिसे आप यल लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यल आर। इसी तरह से y इक्वल टू यम आर। इसी प्रकार से अगर हल करेंगे तो y बाई आर इज इक्वल टू यम आएगा, तो y इक्वल टू यम आर, तथा z इज इक्वल टू यन आर। z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यन आर। इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह हो जाएगा यल आर, यम आर और यन आर। ठीक है बच्चों? यहां पे आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र निकालना होगा। तो आइए देख लेते हैं।
एक्स वाई जेड। यहां पे कोई भी दो बिंदु लिए जाएं बच्चों और उनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। सपोज करिए ये हो जाए, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x1 y1 z1 और एक बिंदु है x2 y2 z2। x1 y1 z1 x2 y2 z2। क्लियर हो बच्चों? तो अब जो है यहां से हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र होगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर हम इसको मिला दें, तो ये जो होगा यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। और बच्चों अगर ये दूरी मालूम हो जाए, ये दूरी मालूम हो जाए तो निश्चित रूप से इनके वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर होगा। यह दूरी कैसे मिलेगी बच्चों? यह दूरी अगर मालूम हो जाए और यह दूरी मालूम हो जाए तो यहां भी ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसका वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों के योगफल के। तो निश्चित रूप से आप देखिए बच्चों, यह जो है x1 y1 z1 है, तो यानी ये सरफेस को अगर पूरा हम ऐसे करें तो x कोऑर्डिनेट इसका x1 ही होगा। ठीक है बच्चों, x कोऑर्डिनेट इसका x1 ही होगा। तो इस प्रकार से यहां तक है x1 और इस लाइन तक है x2, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। यह हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, इसी प्रकार से यह z एक्सिस की लेंथ है, तो यहां तक है z2 और यहां तक है z1, तो यह हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से ये तुरंत आप बता सकते हैं कि यह हो जाएगा y2 माइनस y1। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल P Q और ये है R। इन ट्रायंगल P Q R PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्लियर बच्चों? जहां से QR स्क्वायर आप पहले ही निकाल चुके होंगे, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी D, जिसे आप PQ के इक्वल कहेंगे, यह हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो मिलेगी उसके लिए जो सूत्र आया वह है दोनों कोऑर्डिनेटों के अंतर का वर्ग। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर x2 माइनस x1 को घटा के हम वर्ग करेंगे तो भी कोई मान में फर्क नहीं आएगा, इसलिए चाहे x2 में से x1 को घटाइए चाहे x1 में से x2 को घटाइए, इस प्रकार से इसकी वैल्यू जा निकाल सकते हैं। तो दोनों x कोऑर्डिनेटों के अंतर का वर्ग, दोनों y कोऑर्डिनेटों के अंतर का वर्ग और दोनों z कोऑर्डिनेटों के अंतर का वर्ग को जोड़ करके जो वर्गमूल प्राप्त होगा वह उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां से देखिए, अगर इसको हम लागू करें तो यह पॉइंट तो 0 0 0 है और यह LR MR NR है, तो दिस इंप्लाइज दैट उनके बीच की दूरी क्या है? R स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्क करेंगे तो कांडी नहीं लिखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा LR का होल स्क्वायर, क्योंकि LR माइनस 0 LR का स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर प्लस NR का होल स्क्वायर, और यह इज इक्वल टू R स्क्वायर के, जहां से R स्क्वायर तीनों में है, कॉमन होकर के इसको कैंसिल कर देंगे
तो मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको मिल गया बच्चों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे थोड़ा सा और देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एल इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर अल्फा, इसी तरह से हम हो गया cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे अच्छी बात जो हमें मिली है वह है कि अगर किसी रेखा के दिक कोज्या दिए गए यानी यल या यन, तो तभी उसके दिक कोज्या होंगे जब उनके वर्गों का योगफल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 के बराबर हो। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 को उधर ले जाइए, तो यहाँ 1 1 1 3 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 2 बच जाएगा बच्चों। तो कभी कभी प्रश्न में पूछता भी है कि ये दिखाइए कि ये होगा, तो आप यहां से लेकर के, चूंकि आप जानते हैं कि दिक कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 के इक्वल होता है। तो आपको मिला यल यम और यन का अनुपात जो है किसके बराबर है, ए बी और सी की, अर्थात इनके जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्लियर बच्चों, यल यम एन किसके अनुपात के बराबर है, ए बी सी के, तो अतः एल बाई ए जो होगा वह एम बाई बी और एन बाई सी के इक्वल होगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर अनुपात बराबर हो तो हम कुछ भी कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे सेम तरह का कैलकुलेशन करें तो उनके भी अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इस हिसाब से यहां हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जब ऊपर आप बर करके जोड़ रहे हैं तो नीचे भी आपको बर करके जोड़ना होगा। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आप अंडर रूट करेंगे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये दोनों के साथ हो सकता है, प्लस के साथ दोनों ले लिया जाए या दोनों माइनस के साथ। क्लियर बच्चों, प्लस के साथ भी दोनों चीजें सेम होंगी और माइनस के साथ भी। जहां टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप जो है अगर किसी भी रेखा के दिक कोज्या निकालने हैं तो कोण दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। अगर कोज्या मालूम है तो रेशियो निकाल सकते हैं, दिक अनुपात निकाल सकते हैं, और दिक अनुपात मालूम हो, ए बी सी मालूम हो, तो यल एम एन का मान भी निकाला जा सकता है इस सूत्र की सहायता से। तो बच्चों इसके आगे जो है बहुत सारे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, लेकिन आज वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।